हेलो बच्चों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड आई विल बी गिविंग यू अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज स्मॉल चैप्टर है, काफ़ी इजीली लर्न हो सकता है। तो हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे पूरा कंप्लीट, बट आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट द चैप्टर नेम इटसेल्फ इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग। तो फिर और बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में भी एक डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू WHO। अगर आप वो लिखेंगे एग्जाम में दैट वुड आल्सो बी गुड। एंड जो डेफिनेशन बोलती है, डेफिनेशन सेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। और हम बात करें तो देर आर सर्टेन प्रोग्राम्स। हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है विच इज अ पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एज अ स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन आ सकता है दैट इंडिया इज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू इनिशिएट नेशनल प्रोग्राम टू अचीव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप उससे कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो हमारी एनसीईआरटी में सिंपली दो प्रोग्राम दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1951 एंड द अनदर वन इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसमें अगर हम बात करें तो देयर इज अ लाइन improved programs covering wider reproductive related areas are currently working under reproductive and child health care program। तो ये कवर हो गए हमारे जो हमारे इंडिया की तरफ से प्लान्स थे। दूसरी चीज़ है उसमें एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि व्हाट आर द मेथड्स और रिकमेंड द स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेक्स एजुकेशन और अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देयर इज तो फर्स्ट स्टेप हमारे होगा दैट इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। Second step होता है that proper information should be given to teenagers regarding healthy sexual practices, STDs, so that they are prevented from believing in misconceptions about pregnancy and sexual acts। और एक होता है educating couples about the contraceptive methods, population control methods, reproductive health, healthy sexual practices, postnatal care, breastfeeding, and the diseases which are related to genital tract or reproductive organs। अब हम बात करें देन देयर इज गिवन एमिनो सेंटेंसेस। इसका तो केवल एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आता है सिंपल एमिनो सेंटेंसेस का। तो व्हाट इज एमिनो सेंटेंसेस? एमिनो सेंटेंसेस इज अ टेक्निक इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज विथड्रॉन फ्रॉम द फीटस टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड द एसोसिएटेड कंपोनेंट्स इन दैट टिश्यू। व्हाट इज द यूज फॉर दिस टेक्निक? Through this technique, we are easily able to analyze the diseases, genetic diseases which are present in the fetus, like sickle cell anemia, Down syndrome, and hemophilia. Through these tests or through this technique, you can easily identify the genetic diseases which the fetus is going to suffer from। And इसका मिसयूज होने लगे हमारे इंडिया में to predict the sex of the unborn baby that led to female feticide। इसकी वजह से एमिनो सेंटेंस हमने बैन कर दिया। एमिनो सेंटेंस बैन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है इसमें कि what was the reasons of alarming population increase in during at the time of independence। तो there was a rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate। सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड जो कॉज था इसका वो ये था देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। तो चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन पार्ट जो चैप्टर का है बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनका क्या यूटिलाइजेशन होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? शुड बी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली के बाद शुड बी इजीली अवेलेबल। उसके बाद इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द यूजुअल सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। द रिवर्सिबिलिटी शुड बी वेरी इजी बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट फॉर अ टाइम भी हम कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो रिवर्सिबिलिटी भी उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए और सेल्फ इंसर्टेबल होना चाहिए वो, सो दैट द यूजर डोंट हैव टू रन फॉर द डॉक्टर टू इंसर्ट दैट। ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो यूज़र डिपेंडेंट होते हैं, मतलब यूज़र कैन इजीली इंसर्ट देम देमसेल्स। जैसे कि आपका बैरियर मेथड्स होते हैं उसमें यूज़र कैन इजीली इंसर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हमारे पास कैटेगरीज होती है। एक होती है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। नेचुरल मेथड में हम 3 पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया एंड कॉइटस इंटररप्टस और विड्रॉल मेथड। दूसरी कैटेगरी होती है बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड में हम पढ़ने वाले हैं IUDs, कॉन्डम्स एंड डायफ्राम, बॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स। तीसरी कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं IUDs की। तो IUDs में हम पढ़ने वाले हैं कॉपर रिलीजिंग, जो कि कॉपर टी कॉपर लूप होते हैं, और एक होता है नॉन मैकेनिकल, उसको बोलते हैं लिप्स लूप। और तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग IUD, जिसमें से आप हार्मोन रिलीज करवाते हैं। ठीक है, और क्या होता है हमारा फोर्थ कैटेगरी होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें हम पिल्स यूज़ करते हैं प्रिवेंट
conception, and the one which is most important and also irreversible, that is surgical method. Surgical method में तो रिवर्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो people usually opt for this kind of contraception when they don't want to have child at in any future. जब उनको child चाहिए नहीं तब ये मेथड ऑप्ट किया जाता है, जस्ट टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। बात करें हम नेचुरल मेथड की, तो नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। तो पहला स्टेप जो होता है, पहला कैटेगरी होती है दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है, द कपल यूजुअली रिफ्रेन फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 17 to 10th to 17th ऑफ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है कि फीमेल इज मोस्ट फर्टाइल, मतलब यूजुअली ओव्यूलेशन का डे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जितना आपने कैलकुलेट किया हो सकता है उससे आगे पीछे आपका जो ओवम है दैट इज रिलीज, तो इसलिए जो एस्टिमेटेड वीक होता है 10th to 17th डे, उसको हम मोस्ट फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जिसमें कि जो फीमेल होती है विच इज़ हाईली फर्टाइल, हाईली ससेप्टेबल टू प्रेगनेंसी, इस ड्यूरेशन में कपल्स रिफ्रेन फ्रॉम कॉइटस। सेकेंड जो मेथड आता है नेचुरल मेथड का, वो होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर गिविंग बर्थ टू बेबी। एक्चुअली ये 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। इस मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओव्यूलेशन वाले जो इवेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, कम्प्लीटली स्टॉप्ड होता है ये सब प्रोसेस, तो यू कैन ईजिली पॉपुलेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट विल नॉट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस पीरियड में मिल्क रिजेक्शन जो पीरियड होता है उसमें प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा होता है। जो प्रोलैक्टिन होता है उसका इफेक्ट कुछ इस टाइप का होता है कि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको इनहिबिट करता है, मतलब इनडायरेक्टली आपकी एस्ट्रोजन पे और एफएसएच की एक्टिविटी पे और एलएच की एक्टिविटी पे इट इज हैविंग अ इनवर्स इफेक्ट। इनवर्स इफेक्ट होता है इसका, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में नहीं होती। तो इस पीरियड के दौरान कपल के इजीली डू कॉइटस एंड प्रिवेंट द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। बट और जो तीसरा मेथड आता है, तीसरा मेथड होता है विड्रॉल और नेचुरल मेथड, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। इस मेथड में क्या होता है, द मेल पार्टनर रिमूव द पेनिस just before ejaculation so as to prevent the insemination of female in the vagina। ये मेथड हाईली रिस्की होता है। एक्चुअली नेचुरल मेथड के तो चांसेस ही फेलियर के 90% होते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी नॉट बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो, सो देयर माइट बी चांसेस, देयर इज अ हाई रिस्क कि ये फेल हो जाए एंड इट मे रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। तो कॉइटस इंटरप्टस को विड्रॉल करना, मतलब विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इंसेमिनेशन इज नॉट पॉसिबल यूजुअली बिकॉज ऑफ इंटेंस मेल ऑर्गेज्म, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए नेचुरल मेथड के जनरली चांसेस होते हैं 100% फेलियर के। अब हम बात कर रहे हैं बैरियर मेथड के, तो बैरियर मेथड का भी यही होता है, इट प्रिवेंट द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। पहला इसमें आपका आता है मेल के लिए, तो मेल के लिए होती कॉन्डम। कॉन्डम इज मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स शीथ, इट इज गोइंग टू कवर द एरिया ऑफ पेनिस। सो जस्ट बिफोर द एजाकुलेशन इसको यूज़ करते हैं, सो दैट the ejaculate of the semen is collected inside the penis and inside that latex sheath, and it is not, the female is not physically inseminated। तो इससे चांस प्रिवेंट हो गए फिजिकली ओवम और स्पर्म के मीट करने की, इवन इफ इट इज ऑन द फर्टाइल डे। तो सबसे एक्यूरेट मेथड कॉन्डम को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसकी एडिशनल बेनिफिट होता है, इट प्रिवेंट्स STIs, एड्स और जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उसको भी प्रिवेंट करता है एक्चुअली, क्योंकि हम जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका कॉन्टैक्ट प्रिवेंट हो रहा है, जेनिटल ट्रैक्ट पे वहीं से इन्फेक्शन ज़्यादातर ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट कर लेता है। तो इसकी एडिशनल मतलब पॉपुलैरिटी इसको यूज़ करने की बढ़ती जा रही है। हमारे NCERT में जरूरत का एग्जाम्पल दिया हुआ है, विच इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स। तब हम बात करते हैं फीमेल के लिए बैरियर मेथड कौन से होते हैं, तो उसमें सर्वाइकल कैप होते हैं, वॉल्स होते हैं और डायफ्राम होते हैं। वो क्या करते हैं, फीमेल के सर्विस को कवर करते हैं ड्यूरिंग कॉइटस। अगेन इट इज़ अ बैरियर मेथड, तो स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है इससे फ्रॉम फिजिकली मीटिंग फ्रॉम ओवम। और अगर हम बात करें तो जो फीमेल के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, हमारे NCERT में उसको लिखा हुआ है दे आर रीयूजेबल, डिस्पोजेबल ऑल्सो, रीयूजेबल है, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। ये रीयूजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेबल होते हैं, इसके लिए यूजर को बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है कि इसको इंसर्ट कर देगी। तो एक तरीके से आइडियली हम बैरियर मेथड को मान सकते हैं, बट अगेन चांसेस इसके 100% नहीं है कि ये सेफ ही हो, तो फेलियर के चांसेस यहाँ पे भी होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस की, या फिर अगर आप जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स ले लें, फोम्स ले लें, जेरीज ले लें, जिनकी स्पर्मिसाइडल इन नेचर होती हैं, तो इससे भी जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूमुलेटिव होता है, मतलब इफेक्टिव रहता है कि अगर आप स्पर्मिसाइडल क्रीम्स को यूज़ कर रहे हैं विद द बैरियर मेथड, लाइक आप वर्ड्स में आप यूज़ कर लीजिए इसको,
तो उससे भी चांस ऑफ प्रिवेंशन है वेरी सक्सेस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को आपके डॉक्टर्स लोग इंसर्ट करते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, तो वो आपके यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। वेरी सिंपल, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब यूट्रस के अंदर। चार कैटेगरी होती है शायद इसकी। पहले तो होता है कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में क्या होता है, कॉपर 7, कॉपर T75। इसमें कॉपर होता है, कॉपर रिलीज करते हैं। तो कॉपर के रिलीज करने से क्या होता है, इट सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी विद इन द यूट्रस एंड इट्स फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ ओवम। तो अगर आप उसको सेफ पीरियड में भी कोइटस हो रहा है तो भी चांसेस प्रिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो सप्रेस हो जाती है ड्यू टू कैल्शियम। सेकेंड कैटेगरी में बात करें तो नॉन मेडिकेटेड लूप, उसको बोलते हैं लिप्स लूप। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की अगर मैं बात करूँ, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में हमारे पास प्रोजेस्टेरोन एंड LN-20 होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज मेथड? इसके मेथड से क्या होता है कि जो यूट्रस होती है हमारी, इट इज बीइंग मेड अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन और सर्विक्स इज मेड हॉस्टाइल टू स्पर्म। ये मैं आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ, क्योंकि क्लियर कट आप लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। बट कैटेगराइजेशन करना, पॉइंट वाइज आंसर को लिखना इज बेस्ट। जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है उस कैटेगरी के हिसाब से आप उसको लिख दीजिए, नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमारे पिल्स होते हैं जो आप ओरली इंजेस्ट करोगे। तो इसमें भी या तो प्रोजेस्टेरोन होगा अकेला या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब ये ओरल पिल्स आपको कंज्यूम कैसे करनी है, तो दे आर गोइंग टू बी कंज्यूम फॉर अ पीरियड 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 डेज ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो भी हमारा मेंस्ट्रुएशन के 7 डेज होते हैं उसके बाद आप इसको वापस रिज्यूम कर दीजिए। इसके पीरियड में आपको उसको नहीं लेना है, वापस आपको उसको रिज्यूम कर दीजिएगा 7 डेज के बाद, जब तक आपको कंसेप्ट में प्रिवेंट करना है तब तक। एग्जाम्पल में हमारे पास सहेली दिया हुआ है। सहेली इज आ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन विच इज प्रिपेयर्ड एट CDRI लखनऊ। CDRI लखनऊ का पॉइंट नहीं है, बट फॉर द नॉलेज बेस इस CDRI लखनऊ प्रिपेयर की जाती है इसको। और अगर हम बात करें तो पिल्स का यूज़ क्या होता है, पिल्स की वजह से क्या होता है, पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन की वजह से हमारा जो ओवम है वो रिलीज हो रहा है। ओवम से रिलीज होता है तो उसका एक फेज आता है विच इज लूटियर फेज, जिसके दौरान जो कॉर्पस लूटम है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। उसके बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियम मेंटेन होती है फॉर इम्प्लांटेशन। तो जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे ओरल पिल्स का यूज होता है। ठीक है, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो स्पर्म इज नॉट एबल टू क्रॉस दैट काइंड ऑफ बैरियर। एक तरीके से बैरियर का काम करता है कि वो आपके इस्थमस एम्बुलेंस जंक्शन तक ना पहुंच पाए और फर्टाइलिटी को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हाँ, एक और होता है इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स में प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन होते हैं और इसको हम अंडर द स्किन इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, यूजुअली फैन शेप की जो हमारी स्टिक्स होती हैं, एक तरीके से ऐसे करके स्टिक्स होती हैं, उसको हम अंडर द स्किन इम्प्लांट करते हैं इस वाले एरिया पे। इसका क्या यूज़ होता है, एक्चुअली ये सिमिलर टू पिल्स ही होता है इसका भी एक्शन, बट जो इफेक्टिविटी होती है इसकी वो ज़्यादा होती है पिल्स से, और सेफ भी होता है एक्चुअली। बट जो हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड माना गया है, दैट इज़ आईयूडीज, उसको ज़्यादातर फीमेल्स ऑप्ट कर रही हैं। मतलब मेडिकली तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जो टेम्परेरी अगर आपको चाहिए तो फिर आप यूजली वेरियर मेथड्स के गो फॉर वेरियर मेथड्स ऑल्सो। और अब हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्मिनेशन मेथड और सर्जिकल मेथड। इसमें दो होते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी इज फॉर मेल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल होता है, मेल का जो वास्ट रेफरेंस होता है, उसको जस्ट बिफोर द एपिडिडमस हम कट करके सर्जिकल थ्रेड से टाई कर देते हैं। इससे क्या हुआ, जो स्पर्म रिलीज हो रहा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वो ब्लॉक हो जाएगा आपके वास्ट रेफरेंस से, मतलब वो आपके इजैकुलेट में नहीं आ पाएगा। तो जो वेसेक्टोमाइज्ड मेल होते हैं वो इजैकुलेट तो करेंगे, बट देयर इजैकुलेट विल नॉट कंटेन द स्पर्म। समाइलर प्लाज्मा होगा, बाकी ब्लड सिक्रेशन होगी, बट द ओनली थिंग दैट वुड बी एब्सेंट विल बी द स्पर्म्स। स्पर्म्स आपके एब्सेंट ही होंगे, तो इट इज सेफ। टर्मिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, दीज मेल्स कैन यूजुअली कॉपुलेट सेफली। दूसरा जो उसमें होता है वो वेसेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी फॉर फीमेल्स होता है। इसमें क्या करते हैं, हम ओवरी से थोड़ा सा ऊपर जो फैलोपियन ट्यूब होता है, पूरा स्मॉल इंसाइजन थ्रू द एब्डोमेन और वेजाइना, उसको कट करके टाई कर देते हैं। अच्छा, मेल में जो इंसिजन लगता है
वो स्क्रॉटम में लगता है या फिर एब्डोमेन में लगता है। टाई करके उसको सर्जिकल थ्रेड से वहीं रोक देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं उस वाले पार्ट को। मतलब इन शॉर्ट हमको चांसेस प्रिवेंट करने की जो फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स है वो रुक जाए। तो एंड फीमेल की भी अगर हम बात करें तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम ऊपर से काट देते हैं और उसको सर्जिकल थ्रेड से टाई कर देते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बट तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा MTP होता है। अब हम आपको CPF वाइज पढ़ा रहे हैं नो। सो जो MTP होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाट डज इट मीन? इट इज वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। क्यों करवाते हैं इसको? क्यों रीजन? व्हाट इज द रीजन ऑफ MTP? MTP कराने के दो रीजन होते हैं। या तो जो फीमेल है उसके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी रिस्की। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो फीटस हमारा आने वाला है इट इज़ गोइंग टू सफ़र फ्रॉम अ डिजीज एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। ये चीज़ें हैं जो फीटस के बारे में नॉलेज होती है ना, वो हमको एमनियोसेंटेसिस से या जो और भी मेथड होते हैं उससे पता चल जाती है कि द फीमेल मतलब जो फीटस जो है वो किसी ऐसी डिजीज से सफ़र करेगा जो कि उसके लिए वेरी वेरी रिस्की है उसके सर्वाइवल के लिए, या उसका सर्वाइवल का मतलब देयर इज़ अ चांस कि वो प्रॉपरली सर्वाइव ना कर पाए। इन दो कंडीशन में हम MTP करवा लेते हैं और ये लीगल होता है। यहाँ तक तो इट इज़ लीगल। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज किया था 1971। बट MTP के रिलेटेड एक जो चीज़ हमने पढ़ी पहले, एमनियोसेंटेसिस, उसको बैन करने का रीज़न क्या था? उसको बैन करने का रीज़न ये था कि लोग जाते थे, बच्चे का जो जेंडर है वो पता करके आ जाते थे और फिर MTP करवा देते थे बिकॉज वाला फीमेल चाइल्ड। तो फीमेल फीटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए हमने एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया। बट अप टू सम एक्सटेंट MTP इज लीगल। जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई उस केस में MTP हमारा लीगल होता है। अब हम बात करें तो MTP के लिए जो सेफ़ है वो कब सेफ़ है? 12 वीक्स तक तो सेफ़ है। आपको एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी ओपिनियन की अगर आपको विदिन 12 वीक्स अबॉर्शन करवाना है। तो अगर आपका मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स है उस केस में आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है ओपिनियन की एंड जनरली अनसेफ हो जाता है। उसके बाद तो देयर इज नो चांस। उसके बाद तो इट विल इन्वॉल्व अ वेरी वेरी हाई रिस्क टू द फीमेल एज वेल एज टू द फीटस। फिर फीटस तो हम ऑब्वियसली किल कर ही रहे हैं, तो फीमेल की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अगर आप उसको मोर देन 24 वीक्स या मोर देन 12 वीक्स पे MTP करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। व्हाट इज STD विच इज ऑल्सो कॉल्ड RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। क्या होते हैं? द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जनरली क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो ना सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो म्यूकस आपका टाइम टू टाइम जो सिक्रीट या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर भी जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर हमारे माइक्रोब्स होते हैं। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट से ना आपकी STI जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो उसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसीलिए बोला गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको इसीलिए बोला गया है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो देयर इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगराइजेशन कि बैक्टीरियल होती हैं या प्रोटोजोन होती हैं या फिर फंगल होती हैं या वायरल होती हैं। हमारे NCERT में दिए गोनोरिया एंड साइफिलिस आर बैक्टीरियल। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नेस्टीरिया गोनोरिया, साइफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रैकोडर्मा पैलिडम, ठीक है। और जेनिटल herpes और जेनिटल वॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो वायरल डिजीज होती हैं। हेपेटाइटिस बी ऑल्सो वायरल डिजीज। ट्राइकोमोनियासिस इज फंगल डिजीज दिस इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। क्लमाइडियासिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये तो हमारी जेनेटिक डिजीजेज हो गई। अगर हम बात करें तो व्हाट आर द साइड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ STIs, अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स में इंटेंस इचिंग के बाद देयर इज अ स्लाइट पेन इन एब्डोमेन, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा आपको या स्वेलिंग ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। लेटर सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चल जाते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस तब आती है जब आपकी STI डायग्नोज नहीं हो पाती। और जैसे कि हम जानते हैं STIs जो ज़्यादातर डिजीज होती है जैसे कि आपका एड्स हो गया वो एसिम्टोमेटिक रहती है काफ़ी टाइम तक, तो उसकी वजह से लेटर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब आपका इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस कहीं और हो जाए या इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है, प्रॉपरली इम्प्लांटेड फीटस नहीं है, तब हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं।
और मैं बात करूँ तो स्टिल बर्थ एंड इवन इट कैन लीड टू द कैंसर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो STIs इज़ अ वेरी सीरियस इशू। इसी की वजह से हम प्रमोट करते हैं चिल्ड्रन को कि इस चीज़ों के इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, स्कूल में प्रमोट की जाए सेक्स एजुकेशन, और कपल्स को भी काफ़ी बताया जाता है। गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू कपल्स विद शॉर्टर फैमिलीज। तो उसी चीज़ में हम एक चीज़ भी कवर कर लेते हैं कि STIs को इतना सीरियसली क्यों लिया जाता है। हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ईच एंड एवरी वन मस्ट फॉलो। और अगर हम बात करते हैं कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 ही मेथड हमारे को दिए हुए हैं। और एलेबरेट करने के लिए अगर आते तो आप उसको एलेबरेट करके लिख सकते हो। पहला स्टेप या पहला मेथड दैट इज अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स और अननोन यूजर्स। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब भी आपको यू फील सिम्टोमेटिक, यू फील दैट यू आर फीलिंग सम पेन और एनी काइंड ऑफ इचिंग इन योर जेनिटल्स, यू शुड क्विकली गो सी डॉक्टर। और जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि यू शुड ऑलवेज यूज बैरियर मेथड्स। प्रेफरेबल जो होता है वो बैरियर मेथड होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए आप पिल्स कंज्यूम कर सकते हो, बट STIs को अगर प्रिवेंट करना है ना अलॉन्ग विद प्रेगनेंसी, तो हमको बैरियर मेथड को ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे फिजिकल जो कॉन्टैक्ट के चांसेस होते हैं ना जेनिटल से डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो ब्रेक हो जाते हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आपको टेम्परेचर नेक्स्ट भी बैरियर मेथड होगी फॉर प्रिवेंटिंग STIs। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनफर्टिलिटी है। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इज द इनेबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर लॉन्ग टर्म अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। यूजुअली इसका ड्यूरेशन 2 ईयर्स तक हम मानते हैं कि अगर 2 ईयर्स तक भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया विदाउट प्रिवेंशन या विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, देन ऑल्सो अगर हम चाइल्ड बियर नहीं कर पाए, देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल हो सकते हैं, कंजेनाइटल हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन ऑल्सो। जनरली क्या होता है कि जब हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो उनका इफेक्ट ऐसा होता है कि फर्टिलिटी जो है ना वो डिक्रीज होती चली जाती है। लाइक और एक जैसे कि फीमेल जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो मेल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। उसकी वजह से क्या होता है कि मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं और फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। और अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, तो इम्यूनोलॉजिकल का रिस्पॉन्स हमने 11th क्लास में पढ़ा था, RH इनकम्पेटिबिलिटी। लाइक अगर जैसे कि आपकी फीमेल है वो RH नेगेटिव है, बट जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो फीमेल के अंदर RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज होंगी जो कि फीटस को अटैक करेंगी, तो फीटस जो है इट विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो ये हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो गए। कमिंग ऑन टू द व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू कंसीव अ चाइल्ड, तो इसलिए सर्टेन टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है हमारी IVF। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का एग्जाम्पल होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो जायगोट होता है उसको लैब में प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो फीमेल से हम अपना फीमेल से एग ले लेते हैं, हेल्दी एग जो कि फीमेल से ले लेते हैं, और जो मेल होता है उससे हम स्पर्म ले लेते हैं, उनको हम फिजिकली मीट करा देते हैं इन द लेबोरेटरी। तो वहाँ पे IVF तो इन विट्रो जो जायगोट होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब जो जायगोट बन गया उसको फर्दर ग्रो कराएंगे, एम्ब्रियो की स्टेज तक लाएंगे। जनरली आइडियल स्टेज क्या होती है इम्प्लांटेशन की? इट इज़ ब्लास्टोसिस्ट। 16 सेल्ड और 8 सेल्ड की जब स्टेज आ जाती है तब हमारा जायगोट जो है, जो एम्ब्रियो है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो भी फीमेल को हम बियर करवाना चाह रहे हो चाइल्ड, उसके उसमें हम उनको उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं यूट्रस में, या तो यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड IUT। क्यों करेंगे? जब जो सेल होगा जो जायगोट होगा वो मोर देन 16 सेल स्टेज से जब हो चुका होगा तब वो यूट्रस में सूटेबल होगा इम्प्लांटेशन के लिए। अगर 16 सेल तक ही है तो फिर उसको फैलोपेंटोमेट कर देंगे, जिसके बाद वो क्या करेगा, अपने आप यूट्रस में आपके इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये हो गई, मतलब ET इज एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड IUT इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, जो हमारे IVF से रिलेटेड होते हैं। दूसरी चीज़ हमारा ZIFT होता है, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, वो हम इसी में कवर कर चुके हैं कि 8 to 16 स्टेज अगर है फीटस की या जो एम्ब्रियो है तो आप उसको IVF के थ्रू ZIFT में या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टेक्नोलॉजी मीन्स गिफ्ट, वो वाला गिफ्ट है नहीं गाइस, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फीमेल है ना वो हमारा ओवर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट उसके अंदर इम्प्लांटेशन के लिए एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल है, तो इम्प्लांटेशन तो सफाइस कर सकती है वो, बट ओवर नहीं प्रोड्यूस कर पा रही।
तो इसके लिए क्या किया जाएगा, फिर हेल्दी फीमेल से या हेल्दी डोनर से ओवा लिया जाएगा और वो ओवा उसके फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर नेचुरली द मेल वुड इंसेमिनेट और वहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। कब बनता है, ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, और वो नेचुरली जो प्लांट हो जाएगा। तो ये जो गिफ्ट वाली टेक्निक होती है ना, कि उस फीमेल के लिए होती है जो कि हमारा ओवा तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट शी इज हैविंग अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आती है दैट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्यों यूज़ करते हैं, पहली बात तो नाम से पता चल गया स्पर्म इंजेक्शन। तो ओवा में डायरेक्टली लेबोरेटरी में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि जो मेल पार्टनर के स्पर्म्स हैं या तो उसका स्पर्म काउंट वेरी लो है या फिर मोटिलिटी बहुत ही कम है, इसकी वजह से मोटाइल स्पर्म्स का काउंट है ना वो बहुत कम है। तो हम डायरेक्टली फीमेल के ओवा में इसको इंसर्ट करके जाइगोट बना के देन ट्रांसफर इट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब या तो यूट्राइन ट्रांसफर कर दो या फिर फैलोपियन ट्रांसफर कर दो, दोनों सफिशिएबल हैं डिपेंडिंग ऑन द सेल स्टेज एंड व्हिच एम्ब्रियो इज करंटली। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेट क्यों करवा रहे हैं, जब आपका मेल पार्टनर नेचुरली फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या स्पर्म काउंट लो है या फिर जो मोटेलिटी है स्पर्म की वो कम है, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा रहे हैं। इसमें क्या होता है, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हेल्दी डोनर और हस्बैंड इज इंजेक्टेड इनटू द वेजाइना या फर्दर सर्विक्स में इसको इंसर्ट कर देते हैं, सो दैट यू नो द फीमेल इज इंसेमिनेटेड और नेचुरली उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो सके। मतलब फीमेल के पास तो यू नो ओवा है, वो मतलब वो डेवलप कर सकती है, ओवा को प्रोड्यूस कर सकती है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट को नेचुरली कैरी आउट करवाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मली इंसेमिनेट हो गया, नॉर्मली इंसेमिनेट करवाने के बाद द स्पर्म वुड रीच द सर्विक्स और सर्विक्स को रीच करके नॉट सर्विक्स, दे वुड रीच द स्टमक एम्ब्रियो जंक्शन, वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस एंड द जाइगोट विल बी फॉर्म। नॉर्मली इसका इम्प्लांटेशन जैसे होता है नेचुरली वैसे होगा। सो विद दिस वी आर द एंड ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाई हूँ और बहुत जल्दी ही बोलती हूँ मैं, तो मेरी वीडियो इसी पर्पज से थी कि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन में करवा सकूँ और जितने भी आपके दुख दर्द हैं 12th के, लाइक जो भी अब तो समर वेकेशन आने वाली है तो प्रोजेक्ट्स बनते हैं मिलते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे पास पॉसिबल होगा तो आई विल अपलोड अ PDF ऑफ दैट सेम प्रोजेक्ट, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आई विल मेक द वीडियो ऑल्सो। मैं उसको रिलेटेड आपको वीडियो बता दूँगी कि आपको कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या क्या उस चीज़ में मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट में चीज़ें लगेंगी, वो सब मैं आपको बता दूँगी। तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। इवन अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल हेल्प यू। आई विल डायरेक्टली अपलोड अ PDF फॉर द सेम। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।